आइए सुनते हैं प्रगति गुप्ता की कहानी खिलवाड़। आज सुबह सुबह विजया की स्कूल मित्र वृंदा का लगभग 5 बरस बाद फोन आया। एक तरफ अनायास ही विजया के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई और दूसरी तरफ 5 साल पहले वृंदा के साथ हुए हादसे की दुखद यादें भी हरी हो गईं। वह दिन बहुत पीड़ा देने वाला था जब विजया को पता चला कि उसकी प्रिय मित्र वृंदा की 25 वर्षीय बेटी पंखुरी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जैसे जैसे सभी घनिष्ठ मित्रों तक इस हादसे की खबर पहुंची, इस दुर्घटना ने सभी को झकझोर दिया। चूंकि सभी मित्रों के बच्चों की उम्र लगभग एक सी थी, तो सबके दुख सुख भी साझे थे। हादसे के तुरंत बाद विजया ने वृंदा से संपर्क साधने की बहुत बार कोशिश की, पर शायद वृंदा ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया था, जिसकी वजह से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। आज 5 साल बाद अचानक वृंदा का फोन आते हुए देख विजया की आंखें नम हो गईं, क्योंकि विजया वृंदा का हालचाल जानने के लिए बहुत समय से प्रतीक्षारत थी। स्कूल की मित्रता होती ही ऐसी है, जो व्यक्ति के भूलने से नहीं भूलती और छूटने के बाद भी नहीं छूटती। कैसी है वृंदा? न जाने कब से तेरे फोन के लिए प्रतीक्षारत थी। कहाँ से बोल रही है तू? विजया ने फोन रिसीव करते ही वृंदा से बस इतना सा ही पूछा था कि उसकी आंखों में तैरती नमी ने उसके शब्दों पर अचानक ही बाढ़ ला दी। मैं ठीक हूँ विजया, तू कैसी है? आज सवेरे ही तेरे शहर में आई हूँ। मेरे पति सुरेश की एक मीटिंग है। आज शाम को हमारी ट्रेन है। हम लोग शाम को मिल सकते हैं। बाकी बातें वही करेंगे। विजया के सहमति देते ही वृंदा ने उसका पता पूछा और वो घंटे भर में उसके पास पहुंच गई। इतने अरसे बाद जब विजया ने वृंदा को देखा तो दोनों सखियां कसकर गले लग गईं। फिर न जाने कितनी देर तक एक दूसरे के कंधों को आंसुओं से भिगोती रही। अनायासी विजया ने पूछा, कौन छोड़ने आया था तुझे वृंदा? कोई भी नहीं आया। बेटी के साथ हादसा होने के बाद से सुरेश मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमेशा ही सुरेश की नौकरी अलग अलग शहरों में रही। मैं पंखुड़ी की पढ़ाई फिर उसकी नौकरी के हिसाब से दिल्ली शहर में रही, पर पंखुड़ी के जाने के बाद हम साथ रह रहे हैं। अब जिस शहर में उनकी मीटिंग होती है, हम दोनों साथ ही निकलते हैं। एक लंबी सांस भरकर वृंदा ने आगे बोलना शुरू किया। पंखुड़ी के जाने के बाद मैं 3 साल तक घर से नहीं निकली थी विजया। पंखुड़ी के इस तरह चले जाने ने मेरी गति पर विराम लगा दिया था। मेरा उठना बैठना सभी यंत्रवत सा हो गया था। इकलौती बेटी के जाने के बाद सुरेश ने कैसे खुद को संभाला मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे खुद को ही होश नहीं था। अगर सुरेश समय पर खुद को नहीं संभालते तो हम दोनों का जीना और घर चलाना मुश्किल हो जाता। शायद आदमियों का हृदय सूखी रेत सा होता है। खुशी हो या गम, उसकी नमी को चुपचाप सोख लेता है। उनके भीतर की नमी को छूने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए विजया। वृंदा की आंखों में तैरती नमी विजया को बार बार महसूस करवा रही थी कि उसकी मित्र अभी पूरी तरह संभली नहीं है। अभी बहुत कुछ है जिसकी मरम्मत होना बाकी है। वृंदा की आंखों में पल पल तैरती नमी विजया की आंखों को भी बार बार नमी दे रही थी। बच्चों से जुड़ी हुई पीड़ाएं कैसे साझी पीड़ा बन जाती है, विजया को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। वृंदा को देखकर विजया को लगा कि अनायास ही हादसे की शिकार हुई पंखुड़ी ने समय के साथ वृंदा और सुरेश को चलने और आगे बढ़ने के लिए खड़ा कर दिया है, पर अभी भी उनके भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। माँ के सीने से गए हुए बच्चे की कमी कब छूटती है भला? वृंदा, तूने घर के बाहर आना जाना शुरू कर दिया है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? सब धीरे धीरे समय के साथ ठीक होगा। वृंदा की आंखों से आंसू टपाटप गिरने लगे। उसने सुबकते हुए विजया से कहा, विजया, तू मेरी बेटी पंखुरी की असल कहानी नहीं सुनेगी? मेरी बेटी के हादसे की कहानी आज तक किसी को नहीं पता है। आज तू सुन ले कैसे मेरी बेटी भी एक कहानी बन गई। विजया के सहमति से सिर हिलाते ही वृंदा ने अपनी बात जारी रखी। विजया, तू ही बता, मैं कैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में पली बड़ी अपनी बेटी की नादानियों को सबके सामने बताती। मेरी बेटी बहुत होशियार थी। MBA करने के बाद उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। कब और कैसे उसकी संगत बदली मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो उसकी शादी के बारे में सोच रही थी। अब वृंदा बोलते बोलते चुप होकर शून्य में ताकने लगी थी। शायद गुजरा हुआ एक एक घटनाक्रम
उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा था। अगर तेरा मन अच्छा नहीं है तो अभी मत बता वृंदा, हम कभी और सुनेंगे, विजया ने उसकी मनस्थिति भांपते हुए कहा। नहीं विजया, तू सुन ले प्लीज, शायद मैं कुछ हल्की हो जाऊं। मैं तुझे पंखुड़ी की नौकरी के बाद के उन सभी घटनाक्रमों को ज्यों का त्यों सुनाना चाहती हूँ जिनको मैंने झेला था। फिर तो बताना मैं कहाँ पर गलत थी, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। आज भी जब अकेली बैठती हूँ मेरी बेटी की बातें चलचित्र सी चलने लगती हैं मेरे सामने। वृंदा जैसे ही पंखुड़ी और उसके बीच हुए संवादों के साथ अतीत में प्रविष्ट हुई तो फिर जो जो घटित हुआ बोलती ही चली गई। माँ, आज ऑफिस के बाद दोस्तों की होटल पार्क में पार्टी है, रात देर हो जाएगी आने में, आप सो जाना। आप जागते हुए मिलती हैं तो मुझे अपने सिर पर बोझ महसूस होता है। अक्सर ही पंखुड़ी मुझे पार्टी में जाने से पहले कुछ इस तरह ही बोला करती थी। कौन कौन जा रहा है बताओगी या फिर हमेशा की तरह कहोगी आप जानती तो हो माँ मेरे सभी दोस्तों को। मेरे हर बार पूछने पर यही जवाब मिलता था। सही तो है माँ, बड़ी हो गई हूँ अब मैं, खूब कमाती है अब आपकी बेटी, नामी कॉर्पोरेट फर्म में काम करती है। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मुझे मेरी तरह से जीने दें। मैं अपनी नौकरी व दोस्तों के साथ को खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। जानती है विजया, उस समय मैं सिर्फ हम बोलकर चुप्पी साध लेती, क्योंकि मैं जानती थी मेरा कुछ भी कहना इसे समझ में नहीं आएगा। पंखुड़ी के ऑफिस के टाइमिंग और पार्टियों के टाइमिंग मेरे हिसाब से बहुत ऑड थे। उसके नौकरी ज्वाइन करने के बाद मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी उसके साथ तसल्ली से बैठी हूँ। पंखुड़ी के कहे हुए डायलॉग मुझे हमेशा ही बहुत आहत करते थे। वैसे भी पंखुड़ी के इस तरह बोलने पर यही लगने लगा था कि मुझे भी सोच लेना चाहिए कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अपने निर्णय खुद ले सकती है। इसके बाद मैंने भी उससे उतना ही पूछने की कोशिश की जितना जरूरी था। मुझे भविष्य में अपने अपमानित होने का डर लगने लगा था। मनमानियां जाने अनजाने अपमान करने से भी नहीं हिचकती, पर मैं अक्सर दबी आवाज में खुद से ही कहती थी, जानती हूँ बेटा तुम्हारी जिंदगी है। गुजरती रातों में कई कई बार पंखुड़ी के कमरे के चक्कर लगाना मैं कभी नहीं भूलती थी, पर कब पंखुड़ी का इंतजार करते करते मेरी भी आंखें लग जाती पता ही नहीं चलता। कई कई बार सवेरे हड़बड़ा कर उठती तो पंखुड़ी को सवेरे तक भी नदारद पाती। कुछ भी बोलने पर वही जवाब मिलता, फला दोस्त के यहाँ थी माँ। बहुत मत सोचा करो, समझ है मुझे अपने अच्छे बुरे की, मुझे अपनी तरह जीने दो। समय के साथ रोज रोज की पार्टियां बढ़ती जा रही थी। कभी नशे में धुत लौटती तो कभी 4-5 लड़के लड़कियों के साथ, सारे के सारे एक ही कमरे में बंद हो जाते और रात रात भर हुड़दंग चलता। रसोई में उन सब का आना जाना बना रहता। कभी कुछ बाहर से ऑर्डर किया जाता तो कभी रसोई के फ्रिज से बर्फ निकलने की आवाजें आती। सुरेश की नौकरी दूसरे शहर में होने से उनका महीने में 2 या 3 बार ही आना जाना होता था। मैं उनको कुछ बोलती या बताती तो वो दूर से बैठकर बातों की गंभीरता को सोच नहीं पाते थे। सुरेश अक्सर मुझे ही बोलते थे कि तुमको पंखुड़ी को प्यार से समझाना चाहिए, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए यह तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके साथ ज्यादा रहती हो। मैं सुरेश को कैसे बताती कि पंखुड़ी अब बच्ची नहीं है, उसको मेरी कोई बात समझनी ही नहीं होती। खैर, मैं भी पंखुड़ी को जब भी मौका मिलता समझा समझा कर थक चुकी थी। सुरेश जब भी गिनती के दिनों के लिए घर आते, पंखुड़ी कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि सुरेश कुछ बोले। अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाने के बावजूद भी पंखुड़ी का ऐसा रूप सामने आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। खाने पीने वाले दोस्तों की सोबत और पंखुड़ी की उच्च पढ़ाई लिखाई, सैलरी के बड़े पैकेज ने उसको 7वें आसमान पर बैठा दिया था। बहुत अधिक शराब और ड्रग्स लेने से पंखुड़ी अब बीमार रहने लगी थी। मेरा कुछ भी बोलना समझाना पंखुड़ी से मेरी बेइज्जती ही करवाता था। अब मूक दर्शक बनकर मैं सिर्फ पंखुड़ी को घर में आते जाते देखती और उसके घर को लौटते कदमों की राह तकती, कभी ईश्वर के आगे उसके लिए प्रार्थनाएं करती। तभी एक दिन अचानक देर रात को बजी फोन की घंटी ने मेरे हाथ पांव को ठंडा कर दिया। शहर के एक बड़े अस्पताल से फोन था। आपकी बेटी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक एक्सीडेंट किया है, आप जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचिए, वह काफी सीरियस है। शायद किसी नर्सिंग स्टाफ का फोन था।
जैसे तैसे अपनी कार को ड्राइव करके मैं हॉस्पिटल पहुंची तो खून से लथपथ पंखुड़ी को आईसीयू के बिस्तर पर देखा। एक बार तो मैं पूरी तरह हिल गई। अपनी संतान को इस तरह देखना मुझे चेतना शून्य कर गया। फिर खुद संयत होकर मैंने नर्स से पूछा, इस एक्सीडेंट में और किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं मैडम, जो लोग आपकी बेटी को लेकर आए थे वे बता रहे थे कि नशे की हालत में उसकी गाड़ी रोड साइड पर खड़ी गाड़ी से टकराई थी। गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उस गाड़ी में बैठे परिवार के लोग बाहर ही खड़े होकर मैकेनिक का इंतजार कर रहे थे। शुक्र है उन लोगों की गाड़ी तो बुरी तरह टूट गई है, पर पूरा परिवार सही सलामत है। पर आपकी बेटी की कार की स्पीड बहुत तेज होने से उसे काफी सारी चोटें आई हैं, काफी सीरियस है। उस वक्त मुझे अपने हाथों से सब कुछ छूटता नजर आ रहा था। हॉस्पिटल में अवाक खड़ी मैं अपने आप को कुछ पागल सी महसूस कर रही थी। तभी मुझे हॉस्पिटल में लगी भगवान की मूर्ति नजर आई तो धम्म से वहीं हाथ जोड़कर बैठ गई। उस समय जो भी मंत्र दिमाग में आते गए बस बोलती गई। जब थोड़ा संभली आईसीयू की तरफ वापस बढ़ गई। सुरेश भी नहीं थे मेरे पास। उन्हें भी फोन कर दिया मैंने, पर उनके पहुंचने में वक्त लगना था। पंखुड़ी कभी थोड़ा होश में आती तो कराहती हुई बोलती, मुझे बचा लो माँ, अपनी बेटी को बचा लो, बहुत दर्द है मेरे, सहन नहीं हो रहा। मैंने पंखुड़ी के माथे पर हाथ रखा और उसके बालों को जाने कब तक सहलाती रही। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे शब्द खोने लगे थे, पर बार बार पंखुड़ी के कहे वही वाक्य आसपास से होकर गुजर रहे थे, जिनकी वजह से मेरा पुत्री मोह टूटने लगा था। मेरी जिंदगी है माँ, मुझे अपनी तरह जीने दो। मुझे आपकी हर बात में दखलंदाजी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप बहुत परेशान मत हुआ करो। माँ, अपना कमाया हुआ ही खर्च करती हूँ, आपसे तो नहीं मांगती, फिर क्यों मुझे इतना टोकती हैं? नशे में धुत पंखुड़ी की बोली हुई बातें मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी। मैंने उस दिन पंखुड़ी की टूटती सांसों को बहुत करीब से महसूस किया और मैं मन ही मन बुदबुदाने लगी। पंखुड़ी, मैंने तो तुम्हें तभी से धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया था बेटा, जिस दिन से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से हटाना शुरू कर दिया था। मूक दृष्टा बनकर संतान को गर्त में जाने देने जैसी मनमानी करने देना किस माँ बाप के लिए आसान होगा? तुम्हारी जिंदगी ही थी बेटा, तुमने जो किया वो तुम्हारी जिंदगी की सोच से जुड़ा था, उसमें हमारी चिंताएं कहाँ थी? सच कह रही हूँ विजया, उस दिन न जाने कैसे मैं अपनी ही बेटी के लिए यह सब बुदबुदाती गई। आज सोचती हूँ तो लगता है माँ होकर क्या मुझे इतना कठोर होना चाहिए था? जब टूटती सांसों ने पंखुड़ी का साथ छोड़ा तब उसकी मुआफी मांगती आंखों में मुझे बहुत कुछ नजर आ गया था। विजया, जो बच्चे माँ बाप को कमजोर बनाते हैं वे ही कई बार उनकी जिद की वजह से मजबूत भी बना देते हैं। उस दिन हॉस्पिटल की सीढ़ियां पहले चढ़ते और फिर उतरते समय ईश्वर के आगे मैं अपना सर झुकाना नहीं भूली। पर विजया, नहीं भूल पाती हूँ मैं अपनी बेटी को। मैंने स्वयं को खूब समझा बुझा लिया है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। बता ना, मैं क्या करूँ? सब ठीक हो जाएगा वृंदा, तू अपने मन में किसी भी तरह के अपराध बोध को मत पाल। गलत नहीं है तू। विजया, मेरी बेटी का हादसा बोझ था मुझ पर। इतनी सारी बातें मैंने सुरेश को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो तो यही बोलते थे, मुझे पंखुड़ी को संभालना नहीं आता। अगर उनको सब कुछ बता देती तो वे यही बोलते, मेरी परवरिश में ही कमी रही होगी या मैंने ध्यान ही नहीं रखा होगा। अपनी बात खत्म करके न जाने कितनी देर तक वृंदा चुपचाप बैठी रही। उसने उठकर विजया से विदा ली और कहा, तू कहानियां लिखती है ना विजया, एक कहानी युवाओं की मनमानियों पर भी लिख, ताकि उनको पढ़कर महसूस हो कि परिवार में किसी की भी जिंदगी सिर्फ उन्हीं की नहीं होती, सभी की जिंदगी का मूल्य एक दूसरे के लिए होता है। मेरे सहमति में सिर हिलाते ही वृंदा ने सुकून की सांस ली और वो फिर से मिलने का वादा करके लौट गई।